फ्रेंड्स, मैं धनराज मेहता आपके अपने चैनल साइंस गुरु से मैं आज आपके लिए एक साइंस का टॉपिक नेफ्रॉन लेकर आया हूँ। कई लोगों का कहना है कि ये सर हमें समझ में नहीं आता है, तो आज मैं नेफ्रॉन टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इसका कार्य और इसकी संरचना समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन को हिंदी में ब्रह्मांड कहा जाता है। कई लोग हिंदी शब्द को याद नहीं रख पाते हैं कि ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, इसे नेफ्रॉन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है मूत्र निर्माण करना। ये जो नेफ्रॉन है, इसका डेफिनेशन होता है वृक्क के अंदर, वृक्क जो होता है, वृक्क के अंदर असंख्य कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। असंख्य कुंडलित नलिकाएं। तो वृक्क के अंदर असंख्य कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन होता है। कई बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहता है कि परिभाषा क्या है नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन की सीधी परिभाषा बनती है कि वृक्क के अंदर असंख्य कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये हुई इसकी बात डेफिनेशन की। अगर हम बात करें वृक्क की, छोटी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं। नेफ्रॉन तो हमारा मेन टॉपिक है ही सही। देखिए, वृक्क जो होता है, वृक्क 75 से 80% हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। 75 से 80% वृक्क काम करता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन का कार्य अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, लेकिन हम आज बहुत इजी वे में हम इसको सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, दो नलियां बनानी है इस तरह से, एक इधर से और एक इधर से। ये जो नली है, इनको आपको ऐसे करके टर्न लेना है यहां पे, और इसको यहां पे ले जाना है। इस जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर देना। इसके बाद आपको यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत इजी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां पे इस तरह से दो छोटे से एंगल बनाने, और इसको ऐसे करके आपको यूं लेना, इसको ऐसे करके यूं लेना, यहां पे इस तरह से, और इसको इतना ऊपर ले जाके ऐसे करके ऐसे। इस तरह से, और यहां पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देना है। बहुत इजी है। इस तरह से इसमें जगह जगह पे कट्स छोड़ने हैं अपने, और ये अब बात करते हैं अपन इनके नाम की। तो देखिए, ये जो आगे वाली नली है, इसको कहते हैं अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी नाम याद रखना है, गलत नहीं करना है। जो आगे वाली है वो अभी, और जो इधर वाली है उसको कहते हैं अपवाही धमनी। अपवाही धमनी याद रखें। ये जो आगे वाली ये धमनी है, दोनों है धमनी, ठीक है। आपको इसको कुछ नहीं, इसको आपको अभी करना है और इसको अप करना है। अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी। फिर यहां पर जो आपने ये गुच्छा बनाया है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये कोशिका के एक गुच्छे की तरह होता है, इसलिए इसे हिंदी में कोशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस को कोशिका गुच्छ कहा जाता है। इसके बाद ये जो कप के जैसी स्ट्रक्चर से दिख रही है आपको, इसको कहते हैं अपन बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। इसको
बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो बोमेन संपुट के बाद ये जो नली होती है जस्ट पास वाली, पास है इसलिए समीप है, तो समीप वाली नली को कहते हैं समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका, ये जो नली है बोमेन संपुट से जो नीचे जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं समीपस्थ नलिका। इसके बाद ये जो यू आकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप, इस वाली स्ट्रक्चर। हेनले लूप की ये दो भुजाएं होती हैं, एक ये और एक ये। जो आती है उसको कहते हैं अवरोही भुजा। अवरोही भुजा। और जो जाती है उसको कहते हैं आरोही भुजा। आरोही भुजा। देखिए फ्रेंड्स, नाम बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत टेढ़ा बेड़ा चल भी जाता है, लेकिन मैंने अपने नाम जो आपने इनको नाम इंगित किए हैं वो सही होने चाहिए, बाकी तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। देखिए आगे आरोही भुजा हो गई, अवरोही भुजा हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं तो बोमेन संपुट के पास वाली समीपस्थ और इससे ये दूर होती है तो इसको कहते हैं दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका, इस वाली नलिका, इसका नाम है दूरस्थ नलिका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आप, ये जो नलिका है मेन, इसका नाम होता है संग्रहण नलिका। यहां से जो भी मैटर पहुंचता है वो यहां जाके संग्रहित होता है, इसलिए इसे संग्रह नलिका के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं, संग्रह नलिका। ये तो फ्रेंड्स, यहां पर अपना पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, नाम कंप्लीट है। अब अपन को इसका कार्य देखना है। आपको ये संरचना बनाना है और ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, तो आप इसको याद रखें, सिंपली बना लें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अविवाही धमनी का कार्य। देखिए सबसे पहला टॉपिक है इस पूरी स्ट्रक्चर का, सबसे पहला पॉइंट हेडिंग बनाना है अपन को, अविवाही धमनी। इसके अंदर लिखना है कि इसका मुख्य कार्य होता है शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना। हो गया इसका कार्य, बस इतना लिखना है आपको कि अविवाही धमनी का मुख्य कार्य होता है शरीर से अशुद्ध रक्त को ग्लोमेरुलस तक लाना। इसके बाद अविवाही धमनी के बाद आपको ये टॉपिक नहीं डालना है, आपको डालना है ग्लोमेरुलस, ताकि सिस्टम से चलेंगे, समझ में भी आता है, याद भी बढ़िया होता है। देखिए ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस एक कोशिका का गुच्छा होता है जो बोमेन संपुट के ऊपर स्थित होता है। ये क्या करता है कि अशुद्ध रक्त में से यूरिन जैसी अशुद्धियों को छानने का कार्य करता है। छानने की प्रक्रिया को कहते हैं निस्यंदन। निस्यंदन, तो ये जो निस्यंदन का कार्य होता है वो निस्यंदन का कार्य यानी छानने का कार्य ग्लोमेरुलस करता है। तो रक्त में से अशुद्धियों को छान लेता है कौन? ग्लोमेरुलस। और जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को तो अविवाही धमनी ले आई, ग्लोमेरुलस ने निस्यंदन का कार्य कर दिया। इसके बाद अपन को टॉपिक डालना है अपवाही धमनी। ये अपवाही धमनी जो होती है वो क्या करती है कि शुद्ध रक्त को वापस शरीर में ले जाती है। तो इसका कार्य क्या हो गया? शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में ले जाना। शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त को ये वापस कहां ले जाती है? शरीर में। अब आगे बात करते हैं अपन बोमेन संपुट। बोमेन संपुट तो ये एक कप के समान संरचना होती है। इसकी संरचना किसके समान दिखाई दे रही है आपको? ये कप के समान। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कप के समान स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये कप के समान संरचना में होता है जिसके ऊपर ग्लोमेरुलस स्थित होता है। और ग्लोमेरुलस से जो भी पदार्थ छनते हैं वो सर्वप्रथम बोमेन संपुट पर ही आते हैं। तो बोमेन संपुट का कार्य क्या हो गया कि ग्लोमेरुलस से छनने वाले पदार्थों को एकत्रित करना। हो गया बोमेन संपुट का कार्य। अब बात करते हैं आगे की। तो बोमेन संपुट से एक नलिका जुड़ी होती है जिसे कहते हैं अपन समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका, अब यहां पर देखिए क्या होता है कि इसमें सबसे पहली प्रक्रिया निस्यंदन हुई, वो कहां हुई? ग्लोमेरुलस में। इसमें दूसरी प्रक्रिया चलती है जिसे कहते हैं अपन पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण फर्स्ट कौन सा था? निस्यंदन, जो कहां हो गया? ग्लोमेरुलस में। ठीक है, सेकंड होता है पुनः अवशोषण।
सेकंड पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण कहां होगा आपका? समीपस्थ नलिका, यानी कि जो नलिका वाले भाग हैं इनमें होता है पुनः अवशोषण। ठीक है, देखते हैं पुनः अवशोषण। तो सबसे पहली नलिका आती है आपकी समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका, इसमें क्या होता है कि तीन पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है जो ग्लोमेरुलस में छन के आ जाता है। शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं लेकिन छन जाते हैं, तो छनने की वजह से उनका अवशोषण शरीर को वापस करना होता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। तो शरीर के द्वारा आवश्यक पदार्थों को दोबारा अवशोषित करना ही पुनः अवशोषण कहलाता है, जो सबसे पहले नलिका भाग में शुरू होता है। तो समीपस्थ नलिका में तीन पदार्थों का अवशोषण होता है। सबसे पहले ग्लूकोज। यदि निस्यंदन प्रक्रिया में ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी वो छन जाते हैं तो उनका यहां समीपस्थ नलिका से ही प्रारंभ हो जाता है पुनः अवशोषण। तो देखिए सबसे पहले किसका होगा? ग्लूकोज का। किसमें होगा? समीपस्थ नलिका में। दूसरा, इसी नलिका में अमीनो अम्ल का भी पुनः अवशोषण होता है, अमीनो अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स। एंड तीसरा, इसके अंदर तीसरा जो है वो कई पदार्थ को कह सकते हैं अपन इसमें अन्य पदार्थ, कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोगी होते हैं वो इसमें काम में ले लिए जाते हैं, जैसे कि विटामिन। यदि कोई विटामिन निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा ग्लोमेरुलस में छन जाता है तो उसका पुनः अवशोषण समीपस्थ नलिका में हो जाता है। इसके बाद ये तो था हमारा समीपस्थ नलिका पहली। दूसरी आती है हमारे हेनले लूप। अब बात करते हैं अपन हेनले लूप की। हेनले लूप एक यू आकार की नलिका होती है जिसकी दो भुजाएं, सबसे पहली अवरोही भुजा और दूसरी होती है आरोही भुजा। हम बात करते हैं इनके कार्यों की। तो अवरोही भुजा का बहुत इजी वर्क होता है। ये क्या करती है कि Na+ का पुनः अवशोषण करती है, Na+ का पुनः अवशोषण। और दूसरी भुजा है आरोही भुजा जो H2O यानी कि जल, हमारा जो पानी होता है उसका पुनः अवशोषण कहां पर होता है? आरोही भुजा। इसी वे में इसका क्लियर हो गया है वर्क। हेनले लूप से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं हम दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका बचे हुए Na+ और Cl- का पुनः अवशोषण करती है। तो इसका क्लियरली क्या है? Na+ व Cl-, Na+ व Cl- का पुनः अवशोषण करती है। इसके बाद बचा हुआ शेष पदार्थ जो होता है वो बूंद बूंद करके इसमें एकत्रित होता रहता है। संग्रहण का कार्य करती है ये नलिका जो बड़ी होती है, इसलिए इसे संग्रह नलिका के नाम से जाना जाता है। तो संग्रह नलिका का कार्य क्या है कि नेफ्रॉन की नलिका वाले भागों के द्वारा जो अवशोषण हो जाता है उसके बाद बचे हुए शेष पदार्थ को बूंद बूंद करके एकत्रित करती रहती है, उस नलिका का नाम है संग्रह नलिका। और ये इस तरह की जो आपको ये दिख रहे हैं ये नेफ्रॉन है, ये सब नेफ्रॉन है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ऐसे ये भी जुड़े हुए इस तरह से। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं एक वृक्क के अंदर, वृक्क जो होता है ये वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में गुर्दे भी कहते हैं इसको, बट अपन को वृक्क याद रखना है। जो वृक्क होता है वो वृक्क के अंदर असंख्य कुंडलित नलिका होती है, असंख्य कुंडलित नलिका जिन्हें कहते हैं अपन नेफ्रॉन या वृक्क, याद रखें। तो ये असंख्य हैं, तो ये तो एक को पढ़ रहे हैं अपन, बाकी बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन होते हैं वो मिलकर के बनाते जाते हैं मूत्र को बूंद बूंद के रूप में और संग्रह नलिका में इसको एकत्रित करते रहते हैं। और संग्रह नलिका आगे जाके मूत्र वाहिनी में जाती है, जिसके बाद मूत्राशय में मूत्र एकत्रित हो जाता है। तो सबसे बड़ा काम यहां पर क्या हुआ? निस्यंदन, पुनः अवशोषण और उत्सर्जन, तीन प्रक्रम चले यहां पर। तो संग्रह नलिका के यहां पर कौन सा प्रक्रम संपन्न होता जाता है? उत्सर्जन। ये थर्ड स्टेप हो गया इसका। ठीक है माय डियर्स, तो सबसे पहला निस्यंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा है आपके उत्सर्जन। ये तीन प्रक्रम मिल गए तो तीनों प्रक्रम मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं अपन मूत्र निर्माण। और मूत्र निर्माण करना ही नेफ्रॉन का कार्य होता है। नेफ्रॉन का कार्य क्या है? मूत्र निर्माण करना। और मूत्र निर्माण में कितनी प्रक्रिया होती है? तीन। पहली निस्यंदन, दूसरी पुनः अवशोषण और तीसरी उत्सर्जन। ये तीनों मिल गई तो मूत्र निर्माण हो जाता है। तो आज था हमारा टॉपिक नेफ्रॉन जो क्लियर हो चुका है। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक करें।